जितना भी है आप तक पहुंचेगी। अब मैं निवेदन करूंगा उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री। वेट कर लो कहीं ये बोल ना जाए। लाइट आ जाएगी अभी, थोड़ा वेट कर लेते हैं। हाँ कोई और देर। चलिए अरे यार डी में क्यों खड़े हो आप लोग? सबको ठीक सुन रहा है तो बात करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो आए, हमें अपने आशीर्वाद दें, अपना उद्बोधन दें, तो अपने प्रेमियों से, अपने उत्तराखंड के भाई बहनों से अपना विचार साझा करें। माइक मारेगा आगे ले जा। मेरे साथ नारा लगाएंगे जोर से, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, कालेश्वर महादेव की, आदि बद्री धाम की, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की, गौरी शंकर महादेव की, जल्दी लगा, यमुना मैया की जय। बाबा केदार। मंच पर आसीन अंबाला लोकसभा क्षेत्र के यमुनानगर में इस चुनावी सभा में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेश जी, यमुनानगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय घनश्याम अरोड़ा जी, और जिनको अभी आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आप सबकी सेवा के लिए आप सबके बीच में भेजा है, आप सबके कामों को आगे बढ़ाने के लिए। उन्होंने बहुत विस्तार से सारी बातें आप सबके सामने रखी, किस प्रकार का कालखंड मोदी जी के समय में है और 2014 से पहले का कैसा कालखंड था। आदरणीय बंतो कटारिया जी, प्रत्याशी लोकसभा अंबाला, मेयर नगर निगम श्री मदन चौहान जी, मेरे साथी उत्तराखंड सरकार के श्री विनय रोहला जी, प्रदेश संयोजक उत्तराखंड प्रकोष्ठ आदरणीय ओम प्रकाश भट्ट जी, सह प्रवक्ता हरियाणा प्रदेश, जिनका चुनाव में अनेक राज्यों में प्रवास होता है, आदरणीय भारत भूषण जुयाल जी, जिला संयोजक उत्तराखंड प्रकोष्ठ विनोद गोसाई जी, शशि भूषण बलूनी जी, उप प्रधान गढ़वाल सभा, राम सिंह रावत जी, प्रधान टिहरी सभा, रवि रावत जी, प्रधान गढ़ प्रदेश प्रेम सभा, तारादत्त भगत जी, कुमाऊं हितकारी सभा, श्रीमती संगीता सिंगल जी, राष्ट्रीय परिषद की सदस्य श्रीमती रोजी मल्लिका चंद जी, पूर्व चेयरमैन समाज कल्याण विभाग, एवं मंच पर आसीन हमारे सभी सभाओं के आए हुए सभी प्रधानगण, सभी अध्यक्षगण, सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी पदाधिकारीगण, और आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें और मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं इस सभा में आप सबके पधारने पर उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। देवभूमि उत्तराखंड की तरह ही यमुनानगर क्षेत्र के भी कण कण में भगवान शंकर का निवास है, भगवान का वास है। मैं 11 स्वयंभू प्राचीन शिवलिंगों की इस पावन भूमि को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये यमुनानगर क्षेत्र, अभी घनश्याम जी बोल रहे थे और जब मुझसे मिले थे तो मैं आपसे कह रहा था कि ये उत्तराखंड से लगा हुआ है और यहां से जितनी दूर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, उतनी ही दूर हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, यानी कि बीच में स्थित यमुनानगर है। भाइयों बहनों, आज इस ऐतिहासिक और औद्योगिक नगरी यमुनानगर में मैं आप सबके समक्ष भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी
आदरणीय श्रीमती बंतो कटारिया जी के लिए आप सबका समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं कल अंबाला में भी था, अनेक अनेक स्थानों पर था। उससे पहले मैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र में था, वहां भी मैं एक जनसभा में गया था, अंबाला में भी गया था। पूरे हरियाणा में जिस प्रकार से आज मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग स्वयं इस चुनाव के मैदान में हैं, ऐसा लगता है कि ये चुनाव इस बार भारतवर्ष का देश की आजादी के बाद अपने आप में एक अलग प्रकार का चुनाव हो रहा है। और मैं आज आगामी 25 मई को आप यमुनानगर और अंबाला लोकसभा क्षेत्र में आप सबकी संख्या देखकर, और बीच में व्यवधान भी हो रहा है, लेकिन ये व्यवधान भी आपका जो तारतम्य है उसमें कोई व्यवधान नहीं कर पा रहा है, आपके धैर्य को बिल्कुल नहीं डिगा सकता। आपका एक जोश है, आपका जो उत्साह है, ये देखकर मेरे मन में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। मैं कह सकता हूं कि अंबाला लोकसभा में इस बार 2014 और 2019 का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है और आप सब बंतोकट और कुरुक्षेत्र लोकसभा भी, आसपास के क्षेत्रों में भी, पूरे हरियाणा में इस बार फिर से कमल खिलने वाला है। बड़ी ऐतिहासिक जीत होने वाली है। भाइयों बहनों, भाजपा को दिया जाने वाला आपका एक एक वोट देश को सशक्त बनाएगा, देश को समृद्ध बनाएगा और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आज आपके वोट के कारण से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद विकास के कई कीर्तिमान स्थापित कर विश्व शक्ति बनने की ओर आज भारत अग्रसर है। आज दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। आज भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा है। आज भारत दुनिया की 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और मोदी जी की गारंटी है कि 15 अगस्त 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर होगा और पूर्ण विकसित राष्ट्र बनकर तैयार हो जाएगा। आज भारतवर्ष, आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ पुनः विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा एक समय था जब हमारे पड़ोस के देश जो अलगाववाद को बढ़ाते थे, आतंकवाद को बढ़ाते थे, जिहाद को बढ़ाते थे, सीमा पार से लगातार हमको आंख दिखाने का काम किया करते थे, लेकिन आज मोदी जी के मजबूत नेतृत्व के आगे वो सभी आज नतमस्तक हैं, नतमस्तक नजर आते हैं, एक कोने में दुबके हुए नजर आते हैं। भाइयों बहनों, वहां की सरकार, वहां के व्यापारी अब चाहते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंध सुधर जाएं। भाइयों बहनों, वो पाकिस्तान जो हमेशा हमारे यहाँ गड़बड़ियां फैलाता था, आज एक कोने में दुबका हुआ है। ये है मोदी जी का एक सशक्त नेतृत्व, एक मजबूत नेतृत्व, जिसने आज भारत की सेना को खुली छूट देने का काम किया है, सेना को हर प्रकार से सशक्त बनाने का काम किया है। उसका परिणाम है कि आज भारत के ऊपर कोई दुश्मन हमला करता है, कोई हमको आंख उठाता है, एक गोली भी चलाता है, तो भारत की सेना आज गोली का जवाब गोलों से और तोप से देने का काम करती है। ये नया भारत है। भाइयों बहनों, पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस के 60 वर्षों के कार्यों से कई गुना कार्य करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने सिद्ध कर दिया। अभी आदरणीय बंतो जी बोल रही थी कि वो 60 काम भी नहीं बता सकते, 60 प्रश्नों के उत्तर भी नहीं दे सकते। अगर नियत और नीति सही हो तो निर्णय और नतीजे सही आते हैं। आज मोदी जी की सरकार स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी अनेक अभूतपूर्व योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जिसके कारण से आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। आज दुनिया की हर कंपनी भारत में आना चाहती है, भारत में निवेश करना चाहती है, भारत में अपना उद्योग लगाना चाहती है।
भाइयों बहनों, इसकी होड़ मची हुई है। दुनिया के देशों में आज होड़ मची है कि कौन भारत में कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन कितने ज्यादा उद्योग लगाएगा। पिछले 10 सालों में भारत में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने हैं, 7 नए IIT बने हैं, 7 नए IIM बने, 15 नए एम्स बने, 390 विश्वविद्यालय और लगभग 700 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। भाइयों बहनों, आज जिस प्रकार से विकास आगे बढ़ा है, विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, हाईवे, एलिवेटेड रोड के साथ ही मेट्रो रेल, मोनो रेल, अंडर वाटर मेट्रो और वंदे भारत जैसी ट्रेनें, विश्व स्तरीय परियोजनाएं नए भारत की पहचान बन चुकी है। भाइयों बहनों, बीते 10 वर्षों में दोगुना से ज्यादा हवाई अड्डों का निर्माण हुआ है। अंबाला में भी, कल मैं अंबाला में था, जल्दी ही अंबाला में भी हवाई सेवा की शुरुआत होने वाली है। यही नहीं, आदरणीय मोदी जी ने देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर प्रत्येक व्यक्ति के उत्थान के लिए समर्पित होकर कार्य किया है। एक पल भी रुके नहीं है, एक क्षण भी रुके नहीं हो। गर्मी माइक निकालियो मत, माइक मत निकालियो उसके अंदर से। अभी बंतो जी ने बताया रहने दे। कि मोदी जी के कार्यकाल में किस प्रकार से इज्जत घर बने हैं। स्वच्छ भारत मिशन में जन धन योजना, मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि योजना, हर घर से जल, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना ने तो गजब कर दिया। देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए तक की इलाज की गारंटी सुनिश्चित कर दी। इसी प्रकार हमारी मातृशक्ति को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जहां उन्होंने संसद के अंदर नारी शक्ति बंधन विधेयक पारित करके महिलाओं का हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर दिया, विधानसभाओं में, लोकसभाओं में हर जगह 33% की उनकी उपस्थिति को भविष्य के लिए सुनिश्चित कर दिया। वहीं लखपति दीदी योजना तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी अनेक योजनाओं के कारण से देश का हर व्यक्ति आज लाभान्वित हुआ है। हर व्यक्ति के जीवन स्तर को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ देश के अंदर अनेक बड़े डिसीजन लिए गए हैं, ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उसमें CAA का कानून हो, या जम्मू कश्मीर से धारा 370 का खात्मा हो, या हमारे आराध्य देव प्रभु श्री भगवान राम का अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो, तीन तलाक से मुक्ति मुस्लिम महिलाओं को मिली है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसे निर्णय देश के अंदर लिए गए हैं, जिन्हों आने वाले समय में कई सदियों तक याद रखा जाएगा कि ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। इन अभूतपूर्व निर्णयों की वजह से आज ये उद्घोष गूंज रहा है। हर जगह लोग कहते हैं, मुझे चुनाव के संबंध में देश के अनेक राज्यों में जाने का अवसर मिला है। मैं दक्षिण के राज्यों में भी गया हूं, बंगाल में भी गया हूं, पश्चिम के राज्यों में भी गया हूं, मध्य राज्यों में भी गया। मैंने देखा है कि वहां पर हर जगह एक ही उद्घोष है, हर जगह एक ही उद्घोष है कि हर जगह एक ही उद्घोष इन अभूतपूर्व फैसलों की वजह से, जो मैं आप सबके बीच में कह रहा था, आज देश के अंदर पूरा वो पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, अटक से लेकर कटक तक एक ही उद्घोष गूंज रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। भाइयों बहनों, मोदी है तो मुमकिन है। आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड के अंदर भी अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जो उत्तराखंड को एक बेहतर और श्रेष्ठ राज्य बनाने का मार्ग प्रशस्त। चाहे प्रदेश में
उत्तराखंड राज्य को ये गौरव प्राप्त हो गया कि देश की आजादी के बाद हमारी पार्टी का भी संकल्प था, देशवासियों को भी जिसकी प्रतीक्षा थी कि देश के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक देश के अंदर एक प्रकार का विधान होना चाहिए, एक प्रकार का निशान होना चाहिए, एक प्रकार का प्रधान होना चाहिए। भाइयों बहनों, ये कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर भारत का पूरी तरह से अभिन्न अंग बन गया। वहीं देवभूमि उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के चुनाव में 2022 का विधानसभा का जब चुनाव हुआ था, हमने तब उत्तराखंड देवभूमि के लोगों के सामने एक संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम उत्तराखंड के अंदर सबके लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसको विधानसभा में पारित करेंगे, एक्ट के रूप में बनाएंगे और उत्तराखंड में इसको लागू करेंगे। इसके पीछे हमने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, उत्तराखंड गंगा का प्रदेश है, उत्तराखंड यमुना जी का प्रदेश है, उत्तराखंड 4 धामों का प्रदेश है, उत्तराखंड दोनों अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश है। देवभूमि उत्तराखंड में रहने वाले हर एक परिवार से कोई न कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देता है, देश के किसी न किसी कोने में देश की रक्षा में तैनात रहता है। इस देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी जाति का होगा, किसी समुदाय का होगा, सबके लिए एक समान कानून लागू होगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, सरकार में दोबारा आने का मौका दिया, सेवा करने का अवसर दिया। हमने पहला डिसीजन लिया, उत्तराखंड में यूसीसी का विधेयक पारित कर दिया। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हो गया है। इसके साथ ही हमने देश देवभूमि को, उसके मूल स्वरूप को कोई खराब न करे, उसके लिए हमने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं। जैसे हमने वहां पर धर्मांतरण का एक सख्त कानून बना दिया, दंगा रोकने का सख्त कानून बना दिया। इसके साथ साथ जो लैंड जिहाद चलता था, भाइयों बहनों, हजारों एकड़ भूमि अवैध कब्जा किया हुआ था, अतिक्रमण किया हुआ था, अनागरिक रूप से कहीं पर पीली चादर और नीली चादर चढ़ाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था, उसके खिलाफ भी हमने अभियान चलाया और एक अतिक्रमण को मुक्त कराते हुए 5000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन देवभूमि उत्तराखंड के अंदर मुक्त कराई है। भाइयों बहनों, इसके पीछे हमारा हेतु है कि देवभूमि उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप बना रहना चाहिए, क्योंकि देश दुनिया में कहीं भी आप अगर जाएंगे और कहेंगे कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, भले ही आप यमुनानगर में रहते हैं, अंबाला में रहते हैं, चंडीगढ़ में रहते हैं, कुरुक्षेत्र में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं या विदेशों में रहते हैं, तो आपको देखने की एक लोगों की दृष्टि बदल जाती है, एक भाव बदल जाता है कि देवभूमि से आए हैं। इसलिए हमने संकल्प लिया है कि देवभूमि का जो मूल स्वरूप है ये किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हमने नकल का भी सख्त कानून बनाया है। हमने गरीब परिवारों को साल के अंदर 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त में देने की योजना भी धरातल पर उतारी है। भाइयों बहनों, ये हमारे संकल्प थे, हम एक एक करके उतार रहे हैं। इसके साथ साथ आदि आबादी का पूरा कानून हम समान नागरिक संहिता लाए हैं। उसके साथ साथ 30% का क्षैतिज आरक्षण भी हमने उत्तराखंड की सरकारी नौकरियों में वहां की महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया है। इसके साथ साथ भाइयों बहनों, अनेक काम हमने किए हैं और उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने उसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के हृदय में उत्तराखंड बसता है, सब जानते हैं। वो जब भी उत्तराखंड आते हैं, हर एक बात पहली बार उनके मुख से सब बाबा केदार के धाम में निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा है। अभी हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया था, जिसमें पूरी दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के लोगों ने वहां पर आकर अपना इन्वेस्टमेंट करने, अपना उद्योग लगाने के लिए हमारे सामने प्रस्ताव दिए हैं। इसमें से 81,000 करोड़ की आज उसमें से ग्राउंडिंग शुरू हो गई है, बड़े बड़े उद्योग लगने शुरू हो गए। आने वाले समय में वहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, राजस्व की वृद्धि होगी। हमारे नौजवान युवाओं भाई बहनों को उत्तराखंड में ही वहां पर रोजगार के अवसर भी उनके लिए निकलेंगे। भाइयों बहनों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है किस प्रकार कांग्रेस और उस जैसे ही परिवारवाद की राजनीति करने वाले दलों ने 60 साल तक देश की जनता की गाढ़ी कमाई को केवल और केवल लूटने का काम किया है।
2014 के पहले शायद ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जिस दिन कोई घपला और घोटाला न होता हो। आज मोदी जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से ये परिवारवादी लोग या तो जेल में है या जेल से बाहर हैं तो बेल पर है। भाइयों बहनों, यही कारण है कि आज इन सब भ्रष्टाचारियों ने, इन सब परिवारवादियों ने, इन सब तुष्टीकरण करने वालों ने मिलकर मोदी जी के खिलाफ और सरकार के खिलाफ झूठ और भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। आप सबको याद होगा, आज ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने देश में लोकतंत्र का गला घोटने वाली इमरजेंसी लगाकर जनता पर अत्याचार करने की सारी सीमाएं उस समय में इन्होंने लाग दी थी, जिस समय इन्होंने देश के अंदर आपातकाल लगाया था। यहां तक कि सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर देश भर में आप सबको याद होगा, इमरजेंसी इन्होंने लगाई 1984 में, सिखों का कत्लेआम किया। भाइयों बहनों, इसमें भी कांग्रेस का हाथ था। ये लोग धारा 370 जो कश्मीर में लागू करना चाहते हैं, क्योंकि इनको कश्मीर में मारे गए और अपने घरों से निकाले गए कश्मीरी पंडितों की कोई चिंता नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। ये लोग राम मंदिर का भी विरोध करते हैं, क्योंकि इनकी आस्था प्रभु श्री राम में नहीं बल्कि बाबरी वालों के वोट बैंक में है, एक वर्ग विशेष के लोगों के में है। इसलिए आज भी जहां पूरी दुनिया, पूरे देश के राम भक्त, राष्ट्र भक्त, खुशी का जिनका ठिकाना नहीं है, 1-1 लाख लोग भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन ये लोग आज भी भाइयों बहनों वहां कोई न कोई मीन मेख निकालने से बाज नहीं आते हैं। भाइयों बहनों, देश में सनातन धर्म के खिलाफ भी साजिश चल रही है। ये हमारा हक छीनकर अपने चहेते समुदाय को तमाम प्रकार से लाभ देना चाहते हैं। ये लोग आज ओबीसी, एसटी और एससी के आरक्षण को भी अपने चहेते समुदाय को देने वाले हैं। कर्नाटका में भी इन लोगों ने एक वर्ग विशेष के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करके उनको आरक्षण देने का काम कर दिया है। ये काम, ये मॉडल ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर लागू करना चाहते हैं। घमंडिया गैंग के कई नेता बीच बीच में मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरक्षण देने का खुलकर ऐलान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हम सभी को मिलकर इस तुष्टीकरण की राजनीति और सनातन विरोध षड्यंत्र का अंत करना है। एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करना है। मेरा यमुनानगर, अंबाला और कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं से निवेदन है कि विकसित भारत के लिए, मजबूत नेतृत्व के लिए, भ्रष्टाचार के अंत के लिए और सनातन धर्म के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने, कमल को चुने। मैं यही अपील आप सबसे करता हूं कि 25 मई को भाजपा प्रत्याशी बंतो कटारिया और यहां से कुरुक्षेत्र से श्री जिंदल जी के पक्ष में मतदान कर इनको भारी मतों से विजय बनाएं और सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इतना ही आप सबसे निवेदन करने के लिए आप सबके बीच में आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब अपना बहुमत, अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद देकर यहाँ के प्रत्याशियों को विजय बनाएंगे और मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी आहुति देंगे, अपना योगदान देंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।